हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉग्निटिव इंडियंस पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में राइट विंग गवर्नेंस के इमरजेंस की जो वेव थी उसके काउंटर में मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। अभी रिसेंट में फ्रांस और यूके इलेक्शंस में हमें लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स का डोमिनेंस देखने को मिला है। तो अब इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि इन शिफ्ट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये लेफ्ट विंग और राइट विंग होता क्या है। लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की दो म्यूचुअली अपोजिट आइडियोलॉजीज है, जिनका ओरिजिनेशन हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय देखने को मिलता है, जहां नेशनल असेंबली में जो एंटी रॉयलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे वो असेंबली प्रेसिडेंट के लेफ्ट में बैठते थे, जबकि जो कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेटिक सपोर्टर्स थे वो प्रेसिडेंट के राइट में बैठते थे। ब्रॉडली देखा जाए तो जो आइडियोलॉजीज लेफ्ट विंग को सिग्निफाई करते हैं वो है लिबरलिज्म, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली राइट विंग एम्फसाइज करता है कंजर्वेटिज्म, हायरार्ची और नेशनलिज्म को। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की आइडियोलॉजी या तो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो सकती है या एक्सट्रीम राइटिस्ट ही। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये दोनों आइडियोलॉजीज एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की फार एंड्स है। इनके अलावा भी कई लेस एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हो सकती है, जैसे सेंटर लेफ्टिस्ट, सेंटर राइटिस्ट और सेंटरिस्ट। और बाकी जो आइडियोलॉजीज है जैसे कि पॉपुलरिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेशिज्म, उनको हम लोग उनके नेचर के अकॉर्डिंग लेफ्ट, राइट या सेंटरिस्ट आइडियोलॉजीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब जब हमने लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज के बारे में जान लिया है, हम बात करते हैं कि हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि इस वीडियो के इंट्रो में मैंने कहा था कि वर्ल्ड में राइट विंग गवर्नमेंट के विक्ट्री का ट्रेंड था बीते कुछ सालों से, और ये स्टिल अभी भी है। इसकी मेन वजह लोगों का लेफ्ट विंग लीडर्स पे लैक ऑफ ट्रस्ट है। आज दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज में राइट विंग गवर्नमेंट्स है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के बाद जॉर्जिया मेलोनी के रूप में फर्स्ट फार राइट लीडर देखने को मिला है। सिमिलरली लास्ट ईयर हमें अर्जेंटीना में जेवियर मिलाई के राइज देखने को मिला, जब वो वहां के पीएम बने। वो भी मेलोनी की तरह एक फार राइट लीडर है। उन्हें द मैडमैन निकनेम से भी बुलाया जाता था। पर अभी 4 जुलाई के हुए यूके जनरल इलेक्शंस में हमें ठीक इसका उल्टा देखने को मिला। लास्ट 14 ईयर्स से, यानी कि सिंस 2010 यूके में कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी, जो कि एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है। पर इस बार जब इलेक्शंस हुए तब लेबर पार्टी, जो कि लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो कि इंडिया की लोकसभा के इक्विवेलेंट है। उसमें टोटल 650 सीट्स है एंड मेजॉरिटी के लिए 326 सीट्स चाहिए। 2024 इलेक्शंस में लेबर पार्टी को 411, कंजर्वेटिव पार्टी को 121 और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 72 सीट्स मिले हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और हाउस ऑफ कॉमन्स में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी ने 14 साल के टेन्योर में 5 प्रधानमंत्री बदले, जो कि एक बड़ी वजह थी उसकी हार की। ये प्राइम मिनिस्टर्स थे डेविड कैमरॉन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रस और ऋषि सुनक। इन सभी प्राइम मिनिस्टर्स को अपने अपने टेन्योर में अलग अलग कारणों से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, जिनमें सबसे कंट्रोवर्शियल बोरिस जॉनसन रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की हार की कई वजह है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन प्रॉब्लम, मिसमैनेजमेंट इन कोविड क्राइसिस, फाइनेंशियल टर्मोइल और गवर्नमेंट इनस्टेबिलिटी। अब बात करते हैं फ्रेंच लेजिस्लेटिव इलेक्शंस की। फ्रांस का केस यूके से थोड़ा अलग और काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रांस में करंटली अभी 4 मेजर अलायंसेस है। एनएफपी यानी न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो कि लेफ्ट अलायंस है, इनसेम्बल जो कि सेंट्रिएट अलायंस है, एलआर यानी द रिपब्लिकन और लास्ट एनआर यानी नेशनल रैली, जो कि 2 राइट अलायंस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रिनाइसेंस पार्टी से है, जो कि इनसेम्बल अलायंस में है, और इलेक्शंस से पहले अभी उसी की गवर्नमेंट थी, जिसके पीएम थे गैब्रियल अटेल। फ्रेंच इलेक्शंस की एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ 2 राउंड्स में वोटिंग होती है। इंडिया में इलेक्शन में वो कैंडिडेट जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, भले ही वो 50% वोट शेयर से ज्यादा हो या ना हो। उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। पर फ्रांस में ऐसा नहीं है। अगर वहां फर्स्ट राउंड में किसी कैंडिडेट को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2 हफ्ते बाद फिर से सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग कराई जाती है। हम बात करते हैं आखिर फ्रेंच इलेक्शन में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये कि फ्रेंच इलेक्शन से पहले जून में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें नेशनल रैली को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, जिसमें उसे लगभग 31% वोट शेयर मिला था। इन रिजल्ट्स के बाद सेंट्रिस्ट अलायंस वाली गवर्नमेंट और एनपीएफ दोनों घबरा गई, खासकर प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि क्लियरली फ्रेंच इलेक्शंस में भी एनआर का अपर हैंड था।
इसी डर से प्रेसिडेंट मैक्रोन ने वहां नेशनल असेंबली को अर्ली डिसॉल्व कर दिया और स्नैप इलेक्शंस करने की अनाउंसमेंट कर दी। स्नैप इलेक्शंस यानी कि अर्ली इलेक्शंस। एक बात और, यूके के केस में भी प्राइम मिनिस्टर सुनक ने स्नैप इलेक्शंस करवाया था, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद क्लियरली एनआर विक्टोरियस होती दिखाई दे रही थी, पर सेकेंड राउंड में पूरी पिक्चर ही टर्न हो गई। हुआ ये कि फर्स्ट राउंड के बाद लेफ्ट अलायंस और सेंट्रिस्ट अलायंस साथ में आ गए राइट अलायंस को काउंटर करने के लिए। ओके, उन्होंने आपस में नेगोशिएट किया कि जिन जिन सीट पे दोनों में से किसी भी अलायंस का कैंडिडेट थर्ड होगा वो उस सीट से विथड्रॉ कर लेगा ताकि वोट स्प्लिट ना हो सके। इस बार 220 कैंडिडेट्स को अपने सीट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा। यहाँ सवाल ये उठ रहा था, आखिर सेंट्रिस्ट और लेफ्ट दो अलग ब्लॉक्स होने के बावजूद एक साथ क्यों आ रहे थे? इसमें उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से राइट विंग अलायंस को काउंटर करना चाहते हैं और उनकी जो ही ड्राइविंग पॉलिटिक्स है उसे गवर्नमेंट में नहीं आने देना चाहते हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान हो गए। यहाँ लेफ्ट अलायंस एनपीएफ सबसे बड़ी अलायंस बन के सामने आई, जिसे 180 सीट्स मिले। इन सिंबल को 159 और एनआर को सिर्फ 143। जो दूसरी राइट अलायंस थी एलआर, उसे मिले 61 सीट्स। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि किसी भी अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं। फ्रेंच नेशनल असेंबली में 577 सीट्स हैं, जिनमें से मेजॉरिटी के लिए 289 सीट्स चाहिए, जो कि किसी के पास नहीं था। इसलिए वहां हंग पार्लियामेंट की कंडीशन बन गई। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तक पीएम गैब्रियल ने रेजिग्नेशन दे दिया है, पर प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उन्हें एज अ केयर टेकर अपने पोस्ट पे रहने को कहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रिस्ट अलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनएफपी को कोalition बनाने के लिए इनवाइट करे और गवर्नमेंट फॉर्म करे। अगर ऐसा होता है तो ये फ्रांस की पहली कोalition गवर्नमेंट होगी। इस इलेक्शंस में भले ही ऐसा लगा कि किसी की जीत नहीं हुई है, पर यहाँ लेफ्ट अलायंस विनर बन के निकली है, क्योंकि उसने अपने राइवल राइट अलायंस को पावर में आने से रोक दिया। और इस सब में सबसे बड़ा फेलियर रहा प्रेसिडेंट मैक्रोन का, क्योंकि उनकी स्नैप इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी उनके अलायंस पे ही बैकफायर कर गई और उन्हें लेफ्ट अलायंस के साथ नेगोशिएट करना पड़ा। रिजल्ट्स के बाद फ्रांस में काफी रायोट्स भी देखने को मिले, जिसकी वजह से वहां की सिचुएशन अभी काफी टेंस्ड है। भले ही लेफ्ट और सेंट्रिस्ट अलायंस ने राइट को अभी तो रोक लिया है, पर फिर भी उसने पिछले इलेक्शन से अपने सीट टैली को बढ़ाया है और वो पूरी कोशिश करेंगे इन सिंबल को अपनी तरफ करने की। अब वहां आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। अब यूएसए में हमें इसके जस्ट अपोजिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहां भी 3-4 महीनों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। वहां दो पार्टी है, जिसमें दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी को जनरली कंजर्वेटिव लेफ्ट कंसिडर किया जाता है और डेमोक्रेटिक पार्टी को सोशलिस्ट लेफ्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट अब हो चुकी है कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। थ्रूआउट द इलेक्शन कैंपेन ट्रंप खुद को एक पॉपुलिस्ट लीडर की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कॉमन पीपल के लीडर, कॉमन लोगों के लीडर, है ना। उन्होंने उनके अरेस्ट को अपने खिलाफ गवर्नमेंट की कंस्पिरेसी बताया है। इन सब इश्यूज के साथ वो एक रेजर एज इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अभी फिलहाल ही एक अटैक भी हुआ जिसमें एक आदमी ने उनपे 8 राउंड्स फायरिंग की जब वो स्पीच दे रहे थे, लेकिन गोली सिर्फ उनके कान में लगी और वो बच गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक प्लान्ड स्टंट था ताकि वो वोटर सिंपैथी गेन कर सके। खैर, इसके पीछे जो भी हो, अभी क्लियरली ट्रंप इलेक्शंस में डोमिनेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं भैया, और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रेसिडेंट बाइडेन को हटा भी देंगे। यहाँ एक और बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रंप वही है जिन्होंने 2020 में इलेक्शन हारने के बाद अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करके कैपिटल पे अटैक करने को कहा था और वायलेंस प्रमोट किया था। ये करके उन्होंने लेफ्ट विंग पे लगे वाले उन सारे एलिगेशंस को और भी एम्पावर कर दिया कि लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स वायलेंट है।
अब जब हमने फ्रांस, यूएसए और यूके की बात कर ली, तो चलिए आइए इंडिया की बात करते हैं। देखा जाए तो लेफ्ट राइट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग इश्यूज पे ऐसे स्टैंड होते हैं कि जो कभी लेफ्ट ओरिएंटेड होते हैं और कभी राइट ओरिएंटेड। इंडिया में लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ही फॉलो करती है, जो कि AIMIM, शिवसेना और बीजेपी जैसी कुछ पार्टीज है जो कि राइट विंग पार्टीज है। सिमिलरली लेफ्ट ब्लॉक की सारी पार्टीज फार लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल लेफ्ट राइट पॉलिटिकल ट्रेंड्स इंडिया को इफेक्ट नहीं करते हैं। हालांकि इंडियन पॉलिटिक्स को कास्ट रिलीजन जैसे इश्यूज इफेक्ट करते हैं, जिसका प्राइम एग्जांपल हमें इन इलेक्शंस में देखने को मिल जाता है। खैर, इन सब के बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। टॉपिक्स रिलेटेड आप अपने थॉट्स हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर हमारे लिए कुछ सजेशंस है वो भी हमें बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। बी कॉग्निटिव। जय हिंद। थैंक